मैं डॉक्टर मुकेश मिश्रा, आज के इस कार्यक्रम का कोऑर्डिनेटर। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड एफिकेसी में संचालनालय तकनीकी शिक्षा एवं साबा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। आज हमारे बीच हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय आकाश त्रिपाठी जी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय डॉक्टर रवींद्र कन्हरे जी, जो कि चेयरमैन हैं AFRC के। आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं माननीय डॉक्टर सुनील कुमार जी, जो कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। हमारे बीच में गेस्ट ऑफ ऑनर हैं माननीय डॉक्टर राजीव कुमार जी, जो कि AICT के मेंबर सेक्रेटरी हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मंचासीन हैं माननीय डॉक्टर आलोक चौबे जी, जो कि आज के प्रोग्राम के कन्वेनर हैं, अतिरिक्त संचालक तकनीकी शिक्षा। मंचासीन हैं डॉक्टर कैलाश गर्ग जी, जो कि साबा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। मैं आप सबका स्वागत करते हुए मंचासीन सभी से आग्रह करता हूं कि सरस्वती पूजन एवं दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित हैं। धन्यवाद। अब मैं हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए हमारे माननीय श्री आकाश त्रिपाठी जी, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव एवं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, आपके स्वागत हेतु मैं डॉक्टर आलोक चौबे जी, अतिरिक्त संचालक को आमंत्रित करता हूं। माननीय प्रोफेसर रवींद्र कन्हरे जी, जो कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनके स्वागत हेतु मैं डॉक्टर कैलाश गर्ग, प्राचार्य साबा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय को आमंत्रित करता हूं। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय सुनील कुमार जी के स्वागत के लिए मैं जिंगे सर को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर PK जिंगे, अतिरिक्त संचालक तकनीकी शिक्षा संचालनालय। मैं माननीय प्रोफेसर राजीव कुमार जी, सदस्य सचिव AICT के स्वागत हेतु ढाबू सर को आमंत्रित करता हूं, संयुक्त संचालक तकनीकी शिक्षा। आज के कार्यक्रम के कन्वेनर डॉक्टर आलोक चौबे जी के स्वागत के लिए इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर AK जैन सर को आमंत्रित करता हूं।
सावा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कैलाश गर्ग जी के स्वागत के लिए मैं इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पारुल जैन को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सभी स्वशासी अनुदान प्राप्त संस्थाओं के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के निर्देशक, प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक, महिला पॉलिटेक्निक, स्वशासी पॉलिटेक्निक एवं अनुदान प्राप्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के प्राचार्य, तकनीकी शिक्षा के समस्त अधिकारी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी एवं कौशल विकास संचालनालय के अधिकारी उपस्थित हैं। मैं इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि ये जो नई शिक्षा नीति है इसका मध्य प्रदेश की तकनीकी शिक्षा में प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हो। आज के इस कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालने के लिए मैं इसके कन्वीनर डॉक्टर आलोक चौबे जी को आमंत्रित करता हूँ। आज की इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के से प्रमुख सचिव माननीय श्री आकाश त्रिपाठी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित कुलपति तकनीकी विश्वविद्यालय राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय प्रोफेसर सुनील कुमार जी, AFRC आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एवं अध्यक्ष AFRC प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, ये साथ ही जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा गठित NEP 2020 इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो टास्क फोर्स गठित की गई है उसके अध्यक्ष भी हैं आप श्री RR कनारे जी। आज नई दिल्ली से पधारे हमारे बीच श्री AICT के मेंबर सेक्रेटरी श्री राजीव कुमार जी। इस सफल दिख रहे आयोजन के हमारे सहभागीदार प्राचार्य SB पॉलिटेक्निक श्री कैलाश गर्ग जी, इस संचालनालय तकनीकी शिक्षा स्किल डेवलपमेंट RGPV एवं समस्त के सभी अधिकारी एवं शिक्षक एवं समस्त जो हमारे तकनीकी संस्थान हैं वो अनुदान प्राप्त हैं, शासकीय हैं, और इन सभी के जो भी प्राचार्य हमारे बीच उपस्थित हुए हैं उनको भी मैं सादर उनका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जहां तक मैंने इसके पहले भी NEP के बहुत सारे फंक्शंस देखे हैं, लेकिन मंच पर इतनी पूर्णता कहीं नहीं देखने मिली है, क्योंकि आज हमारे बीच हमारे तकनीकी शिक्षा के जो प्रशासनिक मुखिया हैं वो भी हैं, जो अकादमिक मुखिया हैं राजीव गांधी के कुलपति वो भी हैं, और नेशनल जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है वहाँ के मेंबर सेक्रेटरी भी हमारे बीच में हैं, और साथ में जो स्टेट लेवल की रेगुलेटरी बॉडी और टास्क फोर्स के अध्यक्ष कनारे साहब भी हमारे बीच में हैं। तो आज ऐसा कोई स्तंभ नज़र नहीं आता है कि जो हमारे बीच में ना हो और हमारी किसी भी संदेश, शंका और किसी की भी का समाधान त्वरित देने में सक्षम ना हो, और साथ ही यहाँ उपस्थिति के साथ आगे भी हमें इनका आशीर्वाद लगातार मिलता रहेगा, ताकि हम जो NEP 2020 का इम्प्लीमेंटेशन का जो हम एक एक्शन प्लान आज बनाने वाले हैं और इस पे हम तत्काल चलते हुए नया सत्र जो हमारा 22 जुलाई का आने वाला है उसके पहले हम इसका मैक्सिमम पोर्शन क्रियान्वित करने के लिए अग्रसर होंगे, इसमें हमारे को सफलता मिल सके ऐसा मार्गदर्शन हमको रहेगा, ऐसा हम उम्मीद करते, उम्मीद ही नहीं हमारा पूर्ण विश्वास भी है। जहाँ तक NEP 2020 नीति की बात है, इसके बारे में बहुत मंथन हो चुका है और मेरे ख्याल में अब इसके विरोध में कोई स्वर है नहीं। हर तरफ से इस नीति को तो स्वीकार कर लिया गया है, सिर्फ क्रियान्वयन का सिर्फ पक्ष रह गया है, क्योंकि इसका मंथन 2 साल से लगातार बहुत सारे प्लेटफॉर्म में, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में हो गया है।
और इसको अगर हम पढ़ते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि जहाँ तक इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, हम रिवर्स इंजीनियरिंग से परिचित हैं। इसमें जो मुख्य उद्देश्य हैं, जो एक उद्देश्य इसका है वो ये है कि इसमें एक ऐसे पढ़े लिखे यूथ की परिकल्पना की गई है, ऐसे आउटकम की परिकल्पना पहले कर ली गई है जिसमें राष्ट्रीयता हो, सामाजिक न्याय की भावना हो, राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, हमारी पुरानी संस्कृति के बारे में जानकारी और गौरव हो, और साथ साथ उसका विषय में विशेषज्ञता हो, भले ही वो एक विषय में हो या दूसरे विषय में हो, लेकिन वो विशेषज्ञता के साथ साथ ये कुछ नीतिगत उसमें गुण भी विराजमान हो सकें, जो कि अभी तक एक तरीके से हम ये कहेंगे कि इसमें एक राष्ट्र एक पढ़े लिखे नौजवान से क्या चाहता है, ये इस नीति में देखा गया है। पूर्व में शायद अंग्रेज़ों ने ज़रूर देखा था कि एक पढ़ा लिखा इंडियन हमारे लिए कैसे कारगर हो सकता है, और पूर्व की जो शिक्षा नीति थी उसमें भी ज़्यादा जोर प्रचार प्रसार पे दिया गया था। लेकिन ये सही मायने में एक ऐसी राष्ट्रीय नीति है जिसमें राष्ट्र एक पढ़े लिखे नौजवान से क्या चाहता है। इतना ही नहीं, इसमें बड़ी बारीकी से ये भी अध्ययन किया गया है कि क्या हमारे देश में पढ़ाई लिखाई के अवसर सबको समान हैं तो क्या बीच में हम उनको फ्लेक्सिबिलिटी या परिवर्तन का मौका देते हैं। हम जैसे इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इंजीनियरिंग में कई बार हम देखते हैं कि एक स्ट्रीम का बहुत अच्छा टाइम आता है, थोड़े दिन बाद उसका टाइम चला जाता है, तो जो बच्चा एक स्ट्रीम ले लेता है उसको परिवर्तन के कोई चांसेस नहीं रह जाते हैं। तो इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी उपलब्ध कराई गई है। साथ ही साथ हमारे यहाँ डिप्राइव्ड वर्ग के कई लोग होते हैं जो 4 साल की डिग्री, अभी तक क्या होता था 4 साल की डिग्री अगर आपने एडमिशन ले लिया और 2 साल बाद आप किसी कारणवश छोड़ना पड़ा, आप वापस 12वीं पे आ जाते हैं। लेकिन इसमें इसका भी ख्याल रखा गया है, अगर किसी पारिवारिक या किसी अन्य कारण से कोई व्यक्ति बीच में डिग्री छोड़ता है तो उसके लिए वो क्रेडिट जमा हो जाएंगे और वो आगे चल के उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी, ये एक नहीं ढेरों ऐसी चीज़ें हैं जिसका इसमें बहुत ख़ास तौर पे ध्यान रखा गया है। साथ ही आप भी शिक्षक हैं, मैं भी शिक्षक हूँ, इसमें एक विशेष थ्रस्ट दिया गया है कि शिक्षकों को उनका गौरव वापस लौटाना। तो इसके लिए हम सभी को इस नीति को धन्यवाद देना चाहिए कि इसमें वापस जो शिक्षकों की जो गिरती हुई धूमिल छवि है उसको वापस उठाना है, ताकि वो भी एक जिम्मेदारी फील करें। जो आज उनके साथ जो उनमें नीरसता आ गई है, शायद उनको ऐसा लगता है कि दूसरे जगह उनको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है शिक्षा की, तो इस चीज़ को भी वापस लाने पे बहुत सारा थ्रस्ट दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इसके अलावा हमारे पास और कोई चीज़ बचती ऐसी नहीं है कि जो हम इसके लिए देना। अब मुद्दा आता है कि इसका क्रियान्वयन के लिए हमारे को, चूँकि इसका जो मेन फोकस है वो है राष्ट्र छात्र में क्या डेवलपमेंट चाहता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा है कि मेजर स्टेक होल्डर इसमें देखा जाएगा तो छात्र होगा। लेकिन अभी तक जितने भी सेमिनार और सारी चीज़ें देखी गई हैं वहाँ छात्रों की भागीदारी बहुत कम पाई गई है। और इस कारण से क्या हो रहा है कि जब हमने कुछ मॉड्यूल इसके लागू भी हुए हैं तो छात्रों को ज़्यादा इस चीज़ को जानकारी ना होने के कारण वो सफल नहीं हो पाए हैं। जैसे इसमें ये भी एक कहा गया है कि साहब भाषाओं का बार हट जाना चाहिए। भाषा के कारण कोई बच्चा कह रहा है कि भाई मेरे ये भाषा नहीं आती और इस कारण से मुझे विषय समझ में नहीं आता, तो वो चीज़ हट जानी चाहिए। उसके लिए हमने बच्चे को एक अल्टरनेट हुआ जो आजमाया भी गया कि साहब हमने हिंदी में कह दिया कि आप डिग्री ले लो, लेकिन इंजीनियरिंग में हिंदी में डिग्री के बाद उसका आगे का कैरियर प्लान उसको नहीं बताया गया कि इसके बाद वो क्या करेगा। ये हम सभी जानते हैं कि देश के तीनों जोन, पूरब पश्चिम उत्तर, इन तीनों में जो जॉब अपॉर्चुनिटी उससे 2 से 3 गुना जॉब अपॉर्चुनिटी साउथ जोन में होती है। और वहाँ एकदम से बच्चा हिंदी की डिग्री लेके शायद वो चीज़ ना पा पाए, तो हमें उसे बताना पड़ेगा कि उसके लिए आगे एवेन्यूज़ क्या हैं। तो इसीलिए इसमें एक जो कल्पना की गई है कि ऐसा छात्र हमें डेवलप करना है और उसके हिसाब से रिवर्स इंजीनियरिंग के हिसाब से इसके लिए क्या क्या चीज़ें रहेंगी, तो इसमें प्रभाव का बड़ा महत्व है। इसीलिए आज की हमने जो कॉन्फ्रेंस है इसमें यही लिया है कि स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड एफिकेसी, हमें साथ साथ जब तक हम जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके प्रभाव का हम आकलन ना करें तब तक हम कोई चीज़ को सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये सारे कुछ इशू हैं जिन पे आज का मंथन आप लोगों को करना है। चूँकि अब ये इनॉग्रल सेशन है, ये सारी बातें हम आगे भी करेंगे। अभी का टाइम तो हमारे मुख्य अतिथियों के
आशीर्वचन से हम अपने आप को वो करना चाहते हैं, आशीर्वचन सुनना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में मैं ज़्यादा इस बीच में नहीं पढ़ूँगा। और मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि आप पूरी संख्या में आए, हमारे 70 से ज़्यादा जगहों से, बाहर से भी लोग आए हैं, और ये इंटरेस्ट अपने आप में, और मंच पे हर तरीके के सक्षम लोग हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये आयोजन लगभग 80% तो अभी सफल हो जाता है, और आगे हम इसको चूँकि ये सिर्फ आगाज़ है, इसका एक्चुअल उद्देश्य है इम्प्लीमेंटेशन। आज शाम तक हर हालत में हम इसका कोई ना कोई एक्शन प्लान आपको देंगे, और ये आप मान के चलिए आज से हम लोग एक्टिव हैं, और उसको आप होमवर्क माने या जो भी मांगे, और हर एक सीमित पीरियड के बाद हम लोग फिर से इकट्ठे होंगे, और हम ये देखेंगे कि कहाँ समस्या आ रही, क्या आ रही है, और आपके यहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं जिनको आप करना चाहते हैं, उसको आप एनकेज करना चाहते हैं। तो विभाग आपके लिए क्या कर सकता है, विश्वविद्यालय आपके लिए क्या कर सकता है, AICTE के माध्यम से आपको क्या मार्गदर्शन हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का पुनः स्वागत करता हूं, और आप सभी का मुख्य अतिथि और अन्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और हमारे बीच में पधारे, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। मुझे याद है कि इसके पहले 1986 में एजुकेशन पॉलिसी आई थी। उस समय हम लोग स्कूल से कॉलेज में आ रहे थे, तो इसका बड़ा हल्ला हुआ था, और उसमें सब ये कहते थे कि इसमें कंप्यूटर की पढ़ाई होगी। तो आज वास्तव में यदि हम देखें तो इस टेबल पे मेरे सामने एक कंप्यूटर रखा है, और ऐसा लगता है कि बिना कंप्यूटर की ज़िंदगी अधूरी है। सब जगह कंप्यूटर हो गया। इसी तरीके से यदि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 66 पेज की है, उसमें एक वर्ड सर्च करें मल्टी डिसिप्लिनरी, तो वो 70 बार आता है, हर पेज पे मल्टी डिसिप्लिनरी आता है। तो ऐसा लगता है कि आने वाला शायद जो शिक्षा है वो मल्टी डिसिप्लिनरी होने वाली है। हमारे बीच में हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर और RGPV के कुलपति माननीय डॉक्टर सुनील कुमार जी हैं। RGPV की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में। मैं उनको सादर के साथ उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय, आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर कन्हेरे, आज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से पधारे मेंबर सेक्रेटरी राजीव कुमार जी, और हमारी टीम के सदस्य भी, क्योंकि मैं भी AICTE काउंसिल मेंबर भी हूँ, यहाँ रीजनल चेयरमैन भी हूँ, तो AICTE को भी मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर आलोक चौबे, SU पॉलिटेक्निक के प्राचार्य महोदय, और सदन में पधारे मेरे सभी साथियों। ये जो पॉलिसी है ये हमको मौका दे रही है री इमेजिन करने के लिए, रीथिंक करने के लिए और रिविजिट करने के लिए। क्या? अपने सपनों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। दिस इज़ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी विच इज़ बीइंग गिवन बाय दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो फाउंडेशन में हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि वो एक डॉक्यूमेंट है जो इस बात को कहता है कि आप अपने सपनों की शिक्षा कैसे पूरी कर सकते हैं, इस पर हमको काम करना है। अब हमारे सपने क्या थे? आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मैथमेटिक्स लेने के बाद सोचा होगा मुझे बायोलॉजी लेना चाहिए था, मुझे डॉक्टर बनना था। कुछ लोगों ने शायद ये सोचा होगा कि मैं कॉमर्स ले लेता तो शायद अच्छा कर पाता। कुछ लोगों ने जब इंजीनियरिंग करना स्टार्ट कर दिया उसके बाद सोचा होगा मैंने तो सिविल ले ली और लेना मुझे कंप्यूटर साइंस था। कुछ ने सोचा होगा कंप्यूटर साइंस के बजाय मुझे मैकेनिकल मिल गई। क्या थ्रू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन प्रश्नों का जवाब हम दे सकते हैं? क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कुछ टारगेट फिक्स करती है, जैसे GR डबल करना है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन में भी जो एनरोलमेंट है उसको हमको डबल करना है। हम इस टारगेट के साथ बढ़ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है सपना देखने में कि अगर अभी हमारे जो टेक्निकल ग्रेजुएट्स मान लीजिए 30,000 निकल रहे हैं तो इसकी संख्या आने वाले 10 वर्षों में, 10 वर्षों की बात कर रहे हैं हम, हमेशा जब भी फ्रेम ले रहे हैं तो 10 वर्षों का, बाई 2030 हमको इसको 60,000 करना होगा या सो ऑन। हम सीधे थोड़ा सा कुछ चैलेंजेस पर ध्यान दे देंगे क्योंकि अभी प्रमुख सचिव महोदय हैं तो उनकी उपस्थिति का फ़ायदा हम लेना चाहेंगे, और राजीव कुमार जी भी बैठे हुए हैं तो उनकी उपस्थिति का भी फ़ायदा लेना चाहेंगे। तो चूंकि शासन और रेगुलेटरी बॉडी दोनों आज मंच पर हैं तो दोनों की उपस्थिति का फ़ायदा उठाते हुए मैं थोड़ा सा चुनौतियों पर ध्यान ज़्यादा दे दूँ। एक बात तो क्या है कि जो RGPV का गठन है वो राज्य अधिनियम से हुआ है और वो
एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रूप में गठित है और उसके प्रेम्बल में लिखा हुआ है कि वो केवल AICTE अप्रूव कोर्स से चला सकता है। तो अगर मेरे को मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होना है तो सबसे पहले मेरे को एक्ट में चेंज लाना पड़ेगा, जहां पर हमको ये कहना पड़ेगा कि नाउ RGPV इज अलाउड टू रन अदर कोर्सेज आल्सो, फर्स्ट थिंग। दूसरा चैलेंज जो आने वाला है कि ऑर्डिनेंसेज में चेंजेस। अगर हमको फर्स्ट ईयर में हमको ITI इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन देना है या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में डिप्लोमा कोर्सेज देने, तो ऑर्डिनेंसेज में चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक रेगुलेटरी बॉडी उसको अप्रूव नहीं करेगी तब तक उन सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा का मान्यता नहीं होगी। ये बात आप भी समझते हैं। तो कहीं ना कहीं रेगुलेटरी बॉडी को हमको एम्पावर करना पड़ेगा एज ए यूनिवर्सिटी कि यू आर नाउ बीइंग एम्पावर्ड थ्रू दिस एक्ट और ऑर्डिनेंस थ्रू विच नाउ यू कैन अवॉइड डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन इक्वलेंट टू ITI, अगर वो एग्जिट ऑप्शन का इस्तेमाल करता है। क्योंकि मल्टीपल लेवल एंट्री तो ऑलरेडी हमारे यहाँ है, लेकिन एग्जिट के ऑप्शन में वो वैलिड सर्टिफिकेट है या वैलिड डिप्लोमा है, वो जब तक AICTE अप्रूवल नहीं होगा, बीइंग रेगुलेटेड कोर्स इज टू डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट द सेम। और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मुझे इस समय लग रही है वो डिप्लोमा इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ये पूरी पॉलिसी डिप्लोमा इंस्टीट्यूशंस के बारे में चर्चा नहीं करती है। तो AICTE को या तो एक लेके आए, और जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि जो हमारे कुछ मजबूत पॉलिटेक्निक हैं उनको अपग्रेड कर दिया जाए, क्योंकि डिप्लोमा लेंगे या डिग्री ले सकेंगे, अगर उस ब्रांच में डिग्री की व्यवस्था वहाँ नहीं होगी तो वो किसी दूसरे डिग्री इंस्टीट्यूशन में जाकर डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह की फैसिलिटेशन, मतलब एक क्लोज इंटीग्रेशन बिटवीन डिप्लोमा एंड डिग्री इंस्टीट्यूशन शुड बी फैसिलिटेटेड। और एट ए फर्स्ट इंस्टेंस जहाँ पर भी हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहते हैं, अगर वहाँ पर मजबूत पॉलिटेक्निक खड़ा है तो हमको उसी को अपग्रेड करने का अनुमति मिलना चाहिए। और इस मामले में थोड़ा सा AICTE को लिबरल थॉट प्रोसेस लाना चाहिए कि विथ मिनिमम एफर्ट्स हाउ ए पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन कैन बी अपग्रेडेड टू द डिग्री इंस्टीट्यूशन। इस पर भी एक महत्वपूर्ण चर्चा की हमको आवश्यकता है। और चौथी बात आती है फैकल्टी शॉर्टेज, क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण एजुकेशन पॉलिसी बिना अच्छे शिक्षक और पर्याप्त शिक्षकों के अधूरी है, और जिसकी कमी से ये पूरा प्रदेश जूझ रहा है। इस पे मेरा रेगुलेटरी बॉडी से ये कहना है कि आप जो रेशियो की बात करते हैं उस पर हमने सहस्बुद्धे साहब से भी चर्चा की, नीति आयोग में भी चर्चा की। अगर हमको GR बढ़ाना है, हम कहेंगे डबल GR तो टीचर्स की संख्या फिर डबल चाहिए, वो पॉसिबल है नहीं अभी प्रेजेंट सिनेरियो में। हमारा ये कहना है कि जो कोर सब्जेक्ट हैं इंजीनियरिंग या डिप्लोमा में, वो तो कोर सब्जेक्ट वो कोर टीचर्स पढ़ाएं। जैसे अगर मैं मैकेनिकल का एग्जाम्पल लूँ तो अगर फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये कोर सब्जेक्ट हैं। इनके बिना आप इंजीनियरिंग की कल्पना नहीं कर सकते, बिसाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो ये तो कोर टीचर बनाए। बाकी सब्जेक्ट जो अप्लाइड सब्जेक्ट हैं उसके लिए आप हमें फ्लेक्सिबिलिटी दें कि हम विजिटिंग फैकल्टी या एक्सपर्ट फैकल्टी बुला के पढ़ा सकें। तो ये रेशियो अभी आपने जो 20-80 कर रखा है, इसको आप 60-40 कर दीजिए। 60% टीचर्स कोर्स होने चाहिए और 40% हमको आप फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए कि हमको जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और जो इंडस्ट्रियल नीड है, अगर आज इंडस्ट्री को ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, अगर आज उसको पाइथन पढ़ाना है तो हम पाइथन बाहर से बुला के तुरंत पढ़ा सकते हैं। इट्स नॉट दैट ईजी कि एक रेगुलर फैकल्टी या पाइथन के लिए इंगेज कर सकें। इट्स नॉट ईजी, ये होता नहीं है। और लाइफ टाइम में टीचर को लगातार किसी टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करना भी बहुत आसान नहीं होता। तो जो गैप की बात होती है कि इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन में 5 साल का गैप है या 6 साल का गैप है, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि उसको कैचअप करने में या हमें रेगुलर फैकल्टी पाने में टाइम लग जाता है। और इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स बुलाएं, उनको ऑनरेरियम पे करें। और अब एक ऑनलाइन क्लासेस का आपको मालूम है कल्चर डेवलप हो गया और टेक्नोलॉजी बिल्कुल साउंड हो गई है। तो प्रैक्टिकल डेफिनेटली संस्थान में हो या इंडस्ट्री में जाके हो, लेकिन जहाँ तक एक्सपर्ट अवेलेबिलिटी की बात है उसको ऑनलाइन टीचिंग के लिए हमको प्रमोट करना चाहिए। तो हमको ये फ्लेक्सिबिलिटी अगर आज AICTE दे देगा कि हम ऑनलाइन एक्सपर्ट्स से 40% सीट्स के खिलाफ पढ़वा सकते हैं, तो बहुत तेज़ी से इस एजुकेशन पॉलिसी के जो बेसिक थ्रस्ट है कि स्किलिंग एंड स्किलिंग, अगर स्किलिंग नहीं है तो आप एम्प्लॉयबल नहीं हो, द एजुकेशन हैज़ गॉट नो मीनिंग। तो उसको करने के लिए हमको जरूरी है कि AICTE शुड कम फॉरवर्ड। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो बात आलोक चौबे जी ने भी कही कि हमको एक अच्छा नागरिक बनाना है, वैल्यू इंटीग्रेटेड एजुकेशन देने की बात करती है, एक होलिस्टिक एजुकेशन की हम बात करते हैं। उस होलिस्टिक एजुकेशन के भी कुछ डायमेंशंस और टाइम चाहिए हमको। और ये भी संभव नहीं है कि उस होलिस्टिक एजुकेशन या वैल्यू एजुकेशन के लिए भी हम फर्दर टीचर एम्प्लॉय करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। हमको तो वो इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जहाँ पर वो होलिस्टिक एजुकेशन या वैल्यू एजुकेशन ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाए। कुछ एफर्ट्स ऑलरेडी AICTE ने लिए, जैसे कि हमने इंडक्शन कोर्सेज में होलिस्टिक और वैल्यू एजुकेशन की बात की, लेकिन अगर इसको कंटिन्यूइंग बेसिस पर करना है तो अगेन हमको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, जहाँ पर कुछ
कुछ क्रेडिट कोर्सेज जो कि बाहर से सब्जेक्ट एक्सपर्ट बुला के वैल्यू एजुकेशन पर या हॉलिस्टिक एजुकेशन पर या एनवायरमेंटल इश्यूज पर चर्चा करें और बात करें और उस तरह की एजुकेशन दें और एडिशनल उसमें दें। और तीसरी बात, अगर हमको मल्टीडिसिप्लिनरी बनाना है या बच्चे को ये फ्लेक्सिबिलिटी देनी है कि वो सिविल मैकेनिकल के साथ म्यूजिक सीखना चाहता है या स्पोर्ट्स करना चाहता है या कोई और परफॉर्मिंग आर्ट करना चाहता है, फाइन आर्ट्स करना चाहता है, प्रोड्यूसर बनना चाहता है, कुछ भी बनना चाहता है, तो उस तरह के जो क्रेडिट देने के लिए हमेशा आपके पास फैकल्टी नहीं है। तो जो क्रेडिट ट्रांसफ़र की बात अभी उसमें आई है नेशनल एजुकेशन, उसमें उन्होंने लिमिट कर दिया है कि जो फर्स्ट 150 NRF रैंकिंग इंस्टीट्यूशन होंगे उनसे ही क्रेडिट ट्रांसफर अलाउ होगा। आप भी इसको थोड़ा सा समझें कि हमारे जैसे राज्य विश्वविद्यालयों में जहाँ फैकल्टी का क्रंच है, NRF रैंकिंग लेना आसान काम नहीं है, क्योंकि हम अपने पेपर पे गड़बड़ नहीं कर सकते। अगर हमारे पास 70 फैकल्टी होगी तो हम आपको 70 फैकल्टी ही बताएंगे, अगर 7 प्रोफेसर होंगे तो 7 प्रोफेसर बनाएंगे। हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरह ये नहीं कर सकते कि आज ही 100 प्रोफेसर अपॉइंट हो गए, कल 200 एसोसिएट प्रोफेसर हो गए और अगले दिन गायब भी हो गए। इस तरह की रैंकिंग हम नहीं ला सकते। तो आपको कहीं ना कहीं ये फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी कि जो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अगर क्रेडिट ट्रांसफ़र अलाउ होता है तो वी विल अलाउ दैट। ऑलरेडी हमारे साथ भोज आने को तैयार है, माखनलाल चतुर्वेदी आने को तैयार है, एंड दे आर रेडी टू शेयर द क्रेडिट। वो कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन आपको कोर्सेज पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे वो क्रेडिट लेंगे, आप हमारी क्रेडिट को ट्रांसफ़र करिए और हम आपकी करें। तो जैसे फिल्म मेकिंग का सेक्टर है, जैसे भी आई है, मल्टीमीडिया का सेक्टर है, और भी बहुत से सेक्टर हैं, तो वहाँ पर हमारे पास एक्सपर्ट नहीं, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी के पास है। और कुछ बच्चे उन एरिया में काम करना चाहते हैं, अगर वो 20-30 क्रेडिट वहाँ से लेना चाहते हैं या कुछ सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो वो क्रेडिट ट्रांसफ़र जब तक रेगुलेटरी बॉडी नॉर्म्स के तहत आप हमको अलाउ नहीं करेंगे। तो पुनः हम चाहते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन में हम अपने आप को खड़ा पाएंगे। और एक बड़ा चैलेंज जो मैं बता रहा हूँ, बाई 2030 एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी का स्टेटस खत्म होने वाला है। एज पर नेशनल एजुकेशन देयर विल बी नो एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी, सब सेल्फ सस्टेनिंग सेल्फ कंटेन्ड यूनिवर्सिटीज़ होंगी या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे। उसमें साफ कहा गया है एक एक्रेडिटेशन प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। अगर उस एक्रेडिटेशन प्रोसेस में आप फेल हो जाएंगे तो या तो आपको क्लोज डाउन कर दिया जाएगा या फिर आपको किसी एग्जिस्टिंग मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट बनना पड़ेगा। So there can be two type of institution, independent autonomous university or the constituent institution of a university. There will be no concept of affiliation. तो ये 10 साल, अब तो 22 में ऑलरेडी हम आ गए, मतलब हमारे पास 8 साल हैं इस यात्रा को तय करने के लिए, जहाँ पर हमको सारे कॉलेजों को धीमे धीमे तैयार करना है डीएफिलिएशन के लिए, उनको अपग्रेड करने के लिए, उनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए और उस लेवल पर लाने के लिए कि जो एक्रेडिटिंग एजेंसी हों उनको प्रॉपरली एक्रेडिट कर दें, जिससे कि वो या तो यूनिवर्सिटी स्टेटस हासिल कर सकें या नहीं कर सकें तो फिर या तो क्लोज डाउन होंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशन बनेंगे एग्जिस्टिंग एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी के। या जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लें कि अगर मान लीजिए हमारे रीवा, सागर, उज्जैन, जबलपुर ये कॉलेज मान लीजिए अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाते, तो यूनिवर्सिटी के फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे, ना कि वो एफिलेटिंग स्टेटस रहेगा। और इसलिए मेरा कहना है इन चैलेंजेस को देखते हुए हमारे इस बारे में एक डिटेल प्रेजेंटेशन भी हमारी एक फैकल्टी मेंबर करेंगी, दोपहर 2 बजे उनका सेशन है 1 घंटे का, तो सी हैज़ डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। अभी हमारे और भी सदस्य हैं जो अपनी चर्चा रखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग। धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं जो कि मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू करने में कारगर साबित होंगे। AICTE has a very important role to play in the implementation of national education policy in technical education at national level. Today we are really fortunate that member secretary of AICTE is with us. AICTE has already taken number of initiatives to implement new education policy. The technical books in regional languages are available. The model curriculum is available. Dr. Rajiv Kumar ji will be delivering a detailed keynote address in the technical session. I invite him for the inaugural address. Thank you. धन्यवाद। आदरणीय श्री आकाश त्रिपाठी जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट,
ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर सुनील कुमार जी, डॉक्टर रविंद्र कन्हेरे जी, डॉक्टर आलोक जी, प्रदेश के विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थान, पॉलिटेक्निक संस्थान से आए हुए डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स और फैकल्टी मेंबर्स, सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश शासन टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि कल हमने अपनी अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक रिलीज़ की है और आज मुझे यहाँ आने का मौका सर आपने दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि ये मौका इतने लोगों के सामने जो अपनी संस्थाओं में हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस हैं या सीनियर पोजीशंस पर हैं, उनके सामने हम AICTE में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या किया और किया जा सकता है संस्थान के लेवल पे, उस विषय में आपसे चर्चा करूंगा। इस मौका देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि प्रारंभ में वक्ताओं ने बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जितनी चर्चाएं हुई, शायद किसी भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भारत के इतिहास में इतनी चर्चा नहीं हुई जितना न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे हुई। मंथन हुआ, मंथन होने के बाद मंथन होते होते कुछ लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन भी होता रहा और आज हम इस अवस्था में हैं कि एजुकेशन पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पे, अगर आप टॉप लेवल पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के रिकमेंडेशन, जिसमें मर्जिंग ऑफ AICTE, UGC, क्रिएशन ऑफ हैकी एंड 4 वर्टिकल्स, इसको छोड़ दिए थे, क्योंकि इससे ज़्यादा इन चीज़ों से ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो सारे के सारे प्रोविजंस हैं, या तो वो किसी एक रूप में इम्प्लीमेंट हुए हैं, अगर नहीं इम्प्लीमेंट हुए हैं तो वो इम्प्लीमेंट होने के कगार पर हैं। ये एक चीज़ है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस किस लेवल पे इम्प्लीमेंट हुए हैं और क्या क्या हमने कल APH में किया है। क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आज यहाँ हैं, तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा समय लेते हुए सर आपको बताऊंगा कि हमने क्या क्या किया है। अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करें तो उसके मुख्य बिंदु अगर हम निकालना चाहें तो ये प्रमुख बिंदु हो सकते हैं। वैल्यू एजुकेशन और ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर एक उनकी रिकमेंडेशन है। भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर एक रिकमेंडेशन है। लैंग्वेजेस के, इंडियन भारतीय भाषाओं के बारे में शिक्षा प्रदान करने के बारे में एक रिकमेंडेशंस हैं। एक्सेस और इक्विटी के बारे में रिकमेंडेशन है। मल्टी डिसिप्लिनरी के बारे में रिकमेंडेशन है। एंट्री एग्जिट के बारे में रिकमेंडेशन है। वोकेशनल एजुकेशन के बारे में रिकमेंडेशन है। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के बारे में रिकमेंडेशंस हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के बारे में रिकमेंडेशंस हैं। टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में रिकमेंडेशंस हैं और ट्रेनिंग और इम्पार्टिंग एजुकेशन इन थ्रस्ट एरियाज, न्यूअर टेक्नोलॉजीज, इसके बारे में। तो ये कुछ मेजर रिकमेंडेशन, अगर हम 8-10 लाइन में NEP को कंबाइन करना चाहें तो ये 8-10 रिकमेंडेशंस हैं। सबसे पहले मैं भारतीय भाषाओं से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मैं आज दिल्ली से आया था तो मेरे पास कोई सामान नहीं था, तो मैंने सोचा सबसे पहले, हमारे पास कल ही सब बुक आई हैं, हमने भारतीय भाषाओं में बुक्स का AICTE ने अपने लेवल पर, जिसमें आपके प्रदेश से भी बहुत सारे शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमने बुक्स जो इंडियन लैंग्वेजेस में उसमें लिखवाई, ओरिजिनल बुक्स हमने लिखाई हैं अपने जितने भी हमारे लेखकगण हैं उनके साथ मिलकर। उनको लिखाने के बाद उनका 13 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है। भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना इतना सरल काम नहीं था, उसमें हिंदी भी एक भाषा है। उन्हीं हिंदी की मैं डिप्लोमा लेवल की 12 किताबें जो कल ही हमारे पास प्रिंट होके आई हैं, मुझे आज लाने का मौका मिला है। मैं आदरणीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को दिखाना चाहूँगा कि ये 12 पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट की किताबें हैं। तो सर, ये मौका मध्य प्रदेश सरकार में हमें सबसे पहले किताबें देने का हुआ है। ये किताबें बाई पोस्ट टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स पे जल्दी ही पहुंच जाएंगी। ये वहाँ से हम लोगों ने डिस्पैच कर दी हैं, नहीं की हैं तो आज या कल में डिस्पैच हो जाएंगी। देश के सब टेक्निकल डिपार्टमेंट, जितने भी देश में टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको सैम्पल कॉपीज़ से 10-10, 50-50 हर सब्जेक्ट की कॉपी हम लोग भेज रहे हैं बाई पोस्ट। ये कॉपियाँ पहुँचने विदिन 1 वीक सब जगह पहुँच जाएंगी। मध्य प्रदेश में हिंदी में हम लोग ये किताबें भेज रहे हैं। डिप्लोमा की मैं किताब लेकर आया हूँ,
इंजीनियरिंग की भी फर्स्ट ईयर की किताबें लिखी जा चुकी हैं, तो ये दोनों किताबें साथ साथ आएंगी। जिन संस्थानों में हमने अप्रूवल दिया है हिंदी में लैंग्वेज एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए, पिछले साल हमने कुछ संस्थानों को अप्रूवल दी है, उनकी लाइब्रेरी में और अन्य संस्थानों की लाइब्रेरीज में भी ये किताबें, जहाँ पर बच्चे इंग्लिश में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं लेकिन उनको समझने में दिक्कत आ रही है, तो हेल्प बुक के रूप में ये किताबें काम आएंगी। इन किताबों की विशेषता मैं आपको बताऊंगा। ये तो सबसे पहले ये मॉडल करिकुलम के हिसाब से लिखी गई हैं। दूसरा, हर चैप्टर के प्रारंभ में एक पैराग्राफ इंडियन कंटेक्स्ट में, भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में उस टॉपिक की क्या रिलेवेंस है, क्या क्या काम हुआ है, हमने उस हर चैप्टर के प्रारंभ में एक पैराग्राफ देने का कोशिश की है। और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक वहाँ पर हमने QR कोड दिए हुए हैं, उसमें रिलेवेंट मटेरियल QR कोड को स्कैन करने से रिलेवेंट मटेरियल भी आपको मिल जाता है। तो ये अपने आप में एक अनोखा प्रयास है। इसमें आउटकम बेस्ड एजुकेशन, क्या क्या बच्चा सीखेगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, हमने इसमें दिया है। तो ये बड़ी अपने आप में एक अलग तरीके का प्रयास ये हम लोगों ने किया है। और इस प्रयास में हो सकता है कोई छोटी मोटी गलती हमसे हुई हो, पहली बार हम लोग कर रहे हैं, तो जो भी कोई सुझाव आप लोगों के एक्सपर्ट्स के आएंगे, हम नेक्स्ट एडिशन निकालने में उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। क्योंकि अभी हमने करीबन 150 किताबें लिखी हैं सब्जेक्ट्स पे। हो सकता है कहीं छोटी मोटी गलती हुई हो, ट्रांसलेशन में गलती हुई हो, टूल यूज़ किया है, उसको एक्सपर्ट्स ने फिर वेट किया है, तो उसको भी हम त्रुटि को निकाल कर अगले संस्करण में करेंगे। लेकिन ये प्रयास को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। दूसरा जो एक प्रयास आदरणीय वाइस चांसलर साहब ने एक डिप्लोमा के संस्थानों को कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डिप्लोमा संस्थान कहीं पीछे दिखे हुए लगते हैं। मैं सर आपके ज्ञान में लाना चाहूँगा, जो कल अप्रूवल प्रोसेस रिलीज़ हुआ है, हमारा अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक, हमने वोकेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन, जनरल टेक्निकल एजुकेशन को इंटीग्रेट किया है। एक पूरी की पूरी टेबल मैं आपके सामने, मैंने उसका फ़ोटो खींच लिया था, मैं अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक भी लाया हूँ। उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरीके से हमने अभी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनिफाइड क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है लेकर आ रही है, वो अभी नोटिफाई नहीं हुआ है। उससे पहले जो फ्रेमवर्क चल रहा है वो है नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो हमने दोनों के हिसाब से पॉलिटेक्निक एजुकेशन को इंटीग्रेट करने का प्रयास किया है। कोई बच्चा अगर जो 10th में अगर कोई पास कर 11th में अगर कोई बच्चा एडमिट होता है, तो उसका NHQF लेवल जो है वो 3 है, और यूनिफाइड क्रेडिट फ्रेमवर्क में 3.5 है। यूनिफाइड क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है 10th को उन्होंने 3 दिया है और हर सब्सिक्वेंट ईयर को 0.5 से इंक्रीज किया है। अगर इस क्रेडिट फ्रेमवर्क को लेके चलते हैं तो सारा का सारा डिप्लोमा इंटीग्रेट होता है, हमने किया है और हमने प्रोविज़न दिया है। मेरा आज आने का स्पेशल उद्देश्य यही था कि मैं आपको बताऊं कि डिप्लोमा की चीज़ों को हमने टेक्निकल एजुकेशन से इंटीग्रेट किया है। और ना ही डिप्लोमा, अगर कोई बच्चा इस लेवल की और एजुकेशन लेकर टेक्निकल एजुकेशन में, कोई वोकेशनल एजुकेशन का ये लेवल लेकर टेक्निकल एजुकेशन में एंटर करना चाहता है, तो उसको भी एंटर करने का प्रावधान इस बार हमने AICT में रेगुलेशन के माध्यम से, सर जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, वो लाने का प्रयास किया है। अब इसको हम लेकर आए हैं। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ग्राउंड पे आपको एग्जीक्यूट करना है। किस तरीके से हमने इसमें लिखा है कि उसकी आपको स्किल गैप्स, जब बच्चा एंटर करता है तो उसके स्किल गैप और एजुकेशनल गैप्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। वो गैप्स आइडेंटिफाई करने के बाद उसके गैप्स के रिलेवेंट आपको ब्रिज कोर्सेज बच्चे को देने हैं। तो ब्रिज कोर्सेज डिज़ाइन करने का, उनको एग्जीक्यूट करने का काम संस्थानों पर पड़ेगा। ये फ्रीडम है, जो इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन हम इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखते हैं कि ये संस्थानों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आएगी, जिसको फ्लेक्सिबिलिटी कहा गया है, लेकिन ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें आपको सबको ब्रिज कोर्सेज डिज़ाइन करने होंगे बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हर बच्चे के स्किल गैप्स और एजुकेशनल गैप्स आइडेंटिफाई करने के बाद जब आप उसको एंट्री दे रहे हैं, ब्रिज कोर्सेज कराएंगे। हो सकता है
कि ब्रिज कोर्सेज करने में बच्चे को, जो अगर 3 साल का कोर्स है, 4 साल का समय लग सकता है ज़्यादा ब्रिज कोर्सेज, लेकिन बच्चा एंटर कर सकता है, ये प्रावधान हमने किया है। ऐसे ही बच्चा कोई एग्जिट करता है, अगर एग्जिट करने के बाद आपको कुछ ऐसे कोर्सेज, स्किल बेस्ड कोर्सेज कराने होंगे। कोई बच्चा अगर सेकेंड ईयर के बाद से इंजीनियरिंग में एग्जिट करता है तो स्किल के कुछ ऐसे कोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको, अगर फर्स्ट ईयर के बाद एग्जिट करता है तो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट का नाम से उसको एक सर्टिफिकेशन देंगे, जिसका आप सर जिक्र कर रहे थे, वो प्रावधान किया है सर। अगर सेकेंड ईयर के बाद करता है उसको हम ग्रेजुएट डिप्लोमा के नाम का सर्टिफिकेट देंगे। थर्ड ईयर के बाद अगर एग्जिट करता है तो उसको वोकेशनल, बैचलर ऑफ वोकेशनल की डिग्री देंगे। अगर फोर्थ ईयर के बाद अगर 4 साल का कोर्स पूरा करता है तो बच्चा उसको बीटेक की डिग्री मिलेगी। ये प्रावधान हमने इस बार एपीएच में किया है। एपीएच हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। और ये एक मेजर काम था कि एक जो हमारे सामाजिक हम लोगों की एक धारणा बनी हुई है कि जो हाथ से काम करता है और जो कमरे में बैठकर काम करता है वो ज़्यादा सुपीरियर होता है, जो हाथ से काम करता है वो थोड़ा नीचे माना जाता है। ये एक हमारी सामाजिक, हमारी एक मेंटलिटी बनी हुई है। हमने उस मेंटलिटी को ख़त्म करने के लिए वोकेशनल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन को इंटीग्रेट किया है। कोई भी बच्चा टेक्निकल एजुकेशन से वोकेशनल एजुकेशन में जा सकता है, वोकेशनल से टेक्निकल एजुकेशन में जा सकता है। ये प्रावधान हमारे इस बार की एपीएच में है। दूसरा सर, आपने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की थी कि लास्ट ईयर हमने एक प्रावधान किया था इंजीनियरिंग में कि हमने 14 सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट दी थी कि उसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट लेकर कोई भी बच्चा टेक्निकल एजुकेशन में एंटर कर सकता है। ये प्रावधान किया था और उसमें नीचे एक हमने लिखा था कि हर संस्था को फ्लेक्सिबिलिटी हमने दी थी, यूनिवर्सिटी को ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर उसको सपोज वो इलेक्ट्रॉनिक्स में जाता है और बच्चे के पास मैथमेटिक्स नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक्स में मैथमेटिक्स की आवश्यकता है तो उसको ब्रिज कोर्सेज मैथमेटिक्स से कराएं। ये फ्रीडम हमने दी थी। ब्रॉडर वे में एक पॉलिसी हमने लास्ट ईयर दी थी। इस पर बहुत देश में बहुत चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद बहुत से सुझाव आए कि सर ये ठीक नहीं है, तो हमने इसको थोड़ा सा कन्फाइंड किया। इस साल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पॉलिसी वही है लेकिन उसको कन्फाइंड किया है हमने। इस बार हर जो डिसिप्लिन है, इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन है, उसमें +2 पर कौन से कोर्सेज का रिक्वायरमेंट है इसकी लिस्ट को डाला है। से इलेक्ट्रॉनिक्स है, अगर उसमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत है तो हमने डाला है। लास्ट ईयर हमने ये फ्रीडम संस्थानों को दी थी, यूनिवर्सिटीज़ को दी थी, तो लेकिन इस पर चर्चा हुई, लोगों के कुछ एप्रीहेंशंस थे, तो उसको हमने उसको थोड़ा सा हर डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट को हमने इस बार एपीएच में मेंशन किया है। ये इस बार हमने डाला है। दूसरा जो लास्ट ईयर हमने एक प्रयास किया था और जो 2-3 साल से चल रहा था कि जो संस्थान अगर कोई उनकी एक ब्रांच में एडमिशन कम हो रहे हैं और उनको लगता है कि ये ब्रांच नहीं चल रही है तो हमने उसको क्लोज़ करने का एक प्रावधान दिया था और उसके एवज में, उसके बदले में वो एक इमर्जिंग एरिया में कोई ब्रांच खोल सकता था। तो इसमें एक एप्रीहेंशन ये आया कि बहुत सी जगह जो हमारे कोर एरियाज़ हैं उनकी ब्रांचेस बहुत बंद हो गई। बंद होने के बाद एक ये विषय उठा कि आने वाले टाइम में अगर कल को कोर एरियाज़ की हमें आवश्यकता होगी तो हमारे पास मैन पावर नहीं होगी। तो इस चीज़ को हमने एक संज्ञान में लेते हुए इस साल हमने ये प्रावधान किया है कि कोई भी कोर ब्रांचेस कंप्लीट बंद नहीं होगी। एटलीस्ट अगर एडमिशन्स कम है तो 50% सीटें रिड्यूस कर 50% वो थ्रस्ट एरियाज़ में जो भी इमर्जिंग एरियाज़ हैं उसमें वो खोल सकता है सीटें। ये प्रावधान इस बार हमने अपनी एपीएच में किया है। बाकी कोई संस्थान अगर उनमें क्वालिटी पैरामीटर्स अगर हैं और क्वालिटी पैरामीटर्स फॉलो करने के बाद वो भारतीय भाषाओं में से अगर मध्य प्रदेश में कोई हिंदी में कोर्सेज स्टार्ट करना चाहता है तो उसको हम अलाउ कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने अलाउ किया था, एपीएच का पार्ट नहीं था, इस बार वो उसको हमने एपीएच का अपने अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक का पार्ट बनाया है। एक वाइस चांसलर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, सर मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मल्टी डिसिप्लिनरी की बात है। अगर हम किसी डिपार्टमेंट में 100% फैकल्टी कोर ब्रांचेस की ही रखेंगे तो मल्टी डिसिप्लिनरी कल्चर नहीं आ पाएगा। इस पे सर चर्चा चल रही है और बहुत जल्दी इस पर भी एक निर्णय लिया जाएगा।
आप भी उस निर्णय का पार्ट सर, हम से अपेक्षा करेंगे कि आप भी उस निर्णय के पार्ट में हमारे साथ शामिल हों और इस निर्णय को लेकर भी हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। जहाँ तक मूक्स कोर्सेज़ की बात है, 40% कोर्सेज़ मूक्स के माध्यम से स्टार्ट किए जा सकते हैं। पिछले साल तक स्वयं पोर्टल से ही कोर्स करने तक का APH में प्रावधान था, लेकिन इस साल स्वयं के साथ साथ आप किसी भी मूक्स से, दूसरे मूक्स से कोर्सेज कर क्रेडिट काउंट कर सकते हैं, उसको यूनिवर्सिटीज़ अप्रूव कर सकती हैं। एक सर आपने और विशेष बात की कि जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में एक प्रावधान किया है कि 50 यूनिवर्सिटीज़ जो रैंकिंग में ऐसे हैं, डिफरेंट टाइप के क्राइटेरिया उसमें डाले गए हैं। वो सर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में क्रेडिट एक्यूमुलेट होने की बात की है, लेकिन अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपस में MOU साइन कर ये प्रावधान कर लें कि हम आपस में एक दूसरे के MOU काउंट करेंगे, तो इस पे सर कोई रोक नहीं है, इसको स्टार्ट किया जा सकता है। अगर मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटीज़ और संस्थान आपस में MOU साइन करके एक दूसरे के क्रेडिट्स काउंट करती हैं तो सर ये परमिसिबल है, इसमें बिल्कुल भी कोई रोक नहीं है। तो ये हम चीज़ आगे कर सकते हैं। ये बात आपने विषय उठाया है, वास्तव में इस पर क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी था, इससे काफ़ी कुछ समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर MOU साइन कर लें क्रेडिट ट्रांसफ़र के बीच में, तो हम क्रेडिट्स को कंसीडर कर सकते हैं। एक आपको जो जिस पे हम लोग काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे, इमर्जिंग एरियाज़ पे टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि आपके यहाँ से मुझे उम्मीद है कि अधिकतर फैकल्टी ने इमर्जिंग एरियाज़ में ट्रेनिंग ज़रूर ली होगी। अब हमने इस चीज़ को थोड़ा वाइडन किया है। कल या 2 या 3 तारीख से हमारा पोर्टल खुलेगा, जिसमें हम लोग एप्लीकेशंस इनवाइट करेंगे। अगर आप थ्रस्ट एरियाज़ में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराना चाहते हैं, इस बार हमारा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराने का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज है, पिछले साल जैसा नहीं है। 2 हफ्ते के हम ऑफलाइन प्रोग्राम कराएंगे इस बार, 2-2 हफ्ते के प्रोग्राम होंगे। उसमें सब ऐसा है कि 1 हफ्ते तो शाम के टाइम 2 से 2.5 घंटे क्लासेस चलेंगी, 1 हफ्ते वो क्लासेस हम ऑनलाइन चलाएंगे, ब्लेंडेड मोड में है। वो जो क्लासेस हैं दैट विल बी ऑनलाइन, वन वीक दैट विल बी ऑनलाइन एंड नेक्स्ट 1 वीक विल बी हैंड्स ऑन पार्ट कम्प्लीटली। वो 1 हफ्ते के लिए टीचर आपके संस्थान में आएगा और वो वहाँ पर आकर हैंड्स ऑन पार्ट होगा, उसमें कोई लेक्चर नहीं होंगे। तो ये इस टाइप का जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि 2 तारीख से या 3 तारीख से हम लोग पोर्टल स्टार्ट करने वाले हैं फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, तो आप उसमें अप्लाई कीजिएगा, अच्छे प्रपोजल्स उस पर डालिएगा फैकल्टी डेवलपमेंट के प्रोग्राम के लिए। और एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है जिसमें क्वालिटी के प्रपोजल्स हम लोग अप्रूव करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश से बहुत सारे प्रपोजल्स आएंगे और बहुत सारे प्रपोजल सर अप्रूव होंगे। एक एरिया जिस पर हम लोगों ने बात की एक्सेस एंड इक्विटी की, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, जहाँ तक आपके आज सौभाग्य है कि मंच पर फी रेगुलेटरी कमेटी के चेयरमैन साहब भी बैठे हैं। हमारे पास भी एक रिपोर्ट, हमने भी एक कमेटी बनाई थी, श्री कृष्णा कमेटी। उस श्री कृष्णा कमेटी ने 2016 में अपनी रिपोर्ट दी थी। तो उस रिपोर्ट में उन्होंने मैक्सिमम फ़ी प्रेस्क्राइब की थी साहब, और मैक्सिमम फीस प्रेस्क्राइब करने के बाद एप्रीहेंशन ये था कि अधिकतर जगह सबका यही कहना था कि हम तो मैक्सिमम फीस से कम फीस लेते हैं, तो वी आर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटिंग द श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट। दैट वाज द व्यू ऑफ द स्टेट्स, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। देन पीपल सेड दैट यू प्रेस्क्राइब द मिनिमम फी ऑल्सो, न्यूनतम फीस भी आप। तो गवर्नमेंट ने हमसे कहा कि इस चीज़ पे आप कमेटी बनाइए, तो जस्टिस श्री कृष्णा ने की कमेटी को हमने ये काम दिया, और उस कमेटी की रिपोर्ट सब सबमिट हो गई है और वो मिनिस्ट्री के पास है, जिसमें उन्होंने मिनिमम एंड मैक्सिमम फीस फॉर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, ऑल सच कोर्सेज दे हैव प्रेस्क्राइब्ड। तो वो फीस, वो रिपोर्ट भी हम जल्दी से आपके साथ शेयर करेंगे सब मिनिस्ट्री से जब अप्रूव होगी। और बाकी सब चीज़ें, क्योंकि और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा, लेकिन समय कम है। डिटेल में जब डेलिब्रेशन होंगे, आपकी जो क्वेरीज होंगी, आपके जो सुझाव होंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। मैं एक बार फिर पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे
हम लोग AICTE में क्या कर रहे हैं इस बारे में शेयर करने में, और NEP के इम्प्लीमेंटेशन में किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, इस तरीके वेबिनार में मुझे बुलाया। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर इस महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर करने के लिए। अभी नेक्स्ट सेक्शन में सभी पार्टिसिपेंट्स आप सब इंटरेक्ट भी कर पाएंगे, तो आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो भी उनके जवाब होंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पहले मैं सभी से आग्रह करता हूं कि मोबाइल को साइलेंट मोड पे कर लें। दूसरा यह है कि ये महत्वपूर्ण उद्बोधन हो रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग जो है पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है एंड दिस विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि इसको अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने कॉलेज के फैकल्टीज़ के साथ शेयर करें ताकि सभी लाभान्वित हो सकें। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे अपने विभाग के प्रमुख सचिव माननीय श्री आकाश त्रिपाठी जी को सादर उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। आज के कार्यक्रम में मंचासीन सम्माननीय अतिथिगण प्रोफेसर राजीव कुमार जो AICTE से आए हैं दिल्ली से, प्रोफेसर सुनील कुमार हमारे RGPV विश्वविद्यालय के VC, डॉक्टर कन्हेरे जो हमारे AFRC के अध्यक्ष हैं और NEP की जो टास्क फोर्स है उसके भी अध्यक्ष हैं, डॉक्टर आलोक चौबे जिन्होंने बहुत अच्छी वर्कशॉप को बहुत मेथोडिकली और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है, SV पॉलिटेक्निक के प्राचार्य जी, यहाँ उपस्थित सभी साथियों। आज की वर्कशॉप एक बहुत ही कॉन्करेंट टॉपिक पे है, कॉन्करेंट सब्जेक्ट पे है। हमेशा से आज़ादी के बाद हम ये बात कहते रहे हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है, हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी है वो हमने इनहेरिट की है ब्रिटिशर से, लॉर्ड मैकाले की है, और वो हमारे देश की नीड्स के हिसाब से नहीं है, हमारे बच्चों की नीड्स के हिसाब से नहीं है। और वो सही भी है क्योंकि उनका पर्पस ही कुछ और था। वो एक हुकूमत चलाना चाहते तो उसके लिए उनको कुछ कंप्लायंट सर्वेंट्स की ज़रूरत थी और वही वो अपने एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से पैदा कर रहे थे। दूसरा पर्पस उनका था कि जो उनके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ मार्केट किया जाए, और उसी कारण से उन्होंने यहाँ पे स्किल्स पे कोई काम ही नहीं किया क्योंकि उनको स्किल्स यहाँ की ख़त्म करनी थी, ना कि यहाँ पे नई स्किल्स लानी थी। हमारी ट्रेडिशनल स्किल, क्राफ्ट सब कुछ उस समय किल किया गया। तो उस पॉलिसी में डेफिनेटली एक चेंज की आवश्यकता थी। पूर्व में भी कुछ प्रयास इसमें हुए हैं, जैसे पिछली 86 की पॉलिसी में जो 10+2+3 का सिस्टम आया था वो एक मेजर एफर्ट था मैं कहूँगा इसके पहले। लेकिन पहली बार इतनी फॉरवर्ड लुकिंग, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आई है जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है। इसके जो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन हैं मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छे हैं और वो सभी अडॉप्ट होने चाहिए। लेकिन जब हम उनको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो इसमें जैसा VC साहब ने बहुत रेलेवेंट इश्यूज उठाए कि हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। केवल लिख देने से कि हम पॉलिसी में ये करना चाहते हैं, जैसे क्रेडिट स्कोर की बात है। अब क्रेडिट स्कोर में हमारे पास 50 तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्निकल एजुकेशन के अलग रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब अपने अपने कोर्सेज़ करा रहे हैं। अब इसके साथ साथ जब ऑनलाइन का ज़माना आया है तो अब आजकल आप देखिए कि मैं भी हाल ही में देख रहा था IBM के ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज़ बहुत सारे अवेलेबल हो गए हैं, कुछ और IT कंपनीज ऐसे कोर्सेज़ लॉन्च कर रही हैं। तो इस प्रकार के कोर्सेज़ की बिल्कुल श्रृंखला चल पड़ी है। लेकिन अब उनका क्रेडिट स्कोर कैसे जज किया जाएगा, कैसे हम उसको अपने ABC सिस्टम में शामिल करेंगे। अभी राजीव कुमार जी ने एक बात कही कि MOUs कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ आपस में। अब उसमें समस्या ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ कुछ टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की हैं, कुछ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की। और ये ऐसा नहीं कि केवल मध्य प्रदेश में है, पूरे देश में अधिकांश प्रदेशों में ये दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग हैं उसमें। और मेनली जो टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज़ हैं, जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है, वो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट देख रहा है, और बाकी जितने भी संस्थाएँ, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस हैं, ये सब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट दे रहा है। तो इसमें आवश्यक ये रहेगा कि एक ऐसा MOU का फॉर्मेट भी आ जाए, किस रूप में ये हो सकता है। इसमें राष्ट्र स्तर पर भी एक ऐसी कंबाइंड बॉडी या रेगुलेटर बनना चाहिए, जैसे NEP में लिखा भी है कि एक हायर एजुकेशन के लिए जिसमें टेक्निकल एजुकेशन समाहित है, एक रेगुलेटर रहेगा। और ये बहुत आवश्यक है क्योंकि जहाँ अलग अलग रेगुलेटर्स होंगे, उनके अलग अलग प्रकार के प्रिस्क्रिप्शंस होंगे, अलग अलग प्रकार के सर्कुलर होंगे, अलग अलग प्रकार के प्रोसेसेस होंगे, तो उसमें फिर उसको एक साथ एक
रूप में देखना बहुत मुश्किल होगा। तो हालांकि वो चीज़ अभी थोड़ा समय लेगा, मुझे पता है कि अभी वो हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन में एक थोड़ा सा अभी अलग अलग चलने का रहेगा कुछ समय, लेकिन नेशनल लेवल पे AICTE मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि वो कुछ ऐसा कोऑर्डिनेशन हायर एजुकेशन के साथ बनाकर, उनके रेगुलेटर के साथ बनाकर कुछ ऐसा जो MOU फॉर्मेट है उसको एक स्टैंडर्डाइज कर दे, ताकि कोई भी करना चाहे, हम ही कल करना चाहें तो अपने देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के साथ या बरकतुल्ला के साथ करना चाहें तो हम RGP और आपस में MOU करें, उनके कोर्सेज़ को हम अडॉप्ट करें, भोज के कोर्सेज़ को भी हम अडॉप्ट करें और उनके क्रेडिट स्कोर दें। क्रेडिट स्कोर का वैल्यूएशन कैसे होगा, क्रेडिट एक्चुअली कैसे काउंट होगा, इस चीज़ को भी बहुत क्लैरिटी से आने की आवश्यकता है। तो जो मैं बोल रहा हूँ कि एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट की बहुत आवश्यकता है, ये मैं समझता हूँ बहुत एक आवश्यक रहेगा अगर हम इस अच्छी पॉलिसी का क्रियान्वयन अच्छा चाहते हैं। तो इसी प्रकार जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत बार ऐसा होता था हम लोग के ज़माने में, तो ये होता था कि आप इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बने, अगर आपका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर पाए। तो पर फोर्स बच्चा इन्हीं दो में से कुछ चुनने के लिए बाध्य हो जाता था। समय के साथ अब उसमें 4 चीज़ें और जुड़ गई हैं। अब वो क्लैट जुड़ गया है जिसमें वो लॉ भी आ गया है, कुछ डिज़ाइन के कोर्सेज कुछ जुड़ गए हैं, कुछ 4-5 चीज़ें और जुड़ गई हैं। लेकिन अभी भी हमारे अंदर ये प्रवृत्ति है, हमारे पेरेंट्स में, हमारे सिस्टम में ये प्रवृत्ति है कि हम बच्चों को एक तरफ धकेल देते हैं कि तुम फला चीज़ कर लो। बहुत कम इंस्टेंसेस में ये होता है कि बच्चा जो खुद करना चाहता है, अपनी फ्री विल से जो करना चाहता है, वो उसको करने को मिलता है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी खराबी है, जिसको हमको सुधारने की आवश्यकता है कि बच्चा अपनी फ्री विल से कुछ कर पाए। ऐसे में ये अगर अप्रोच आती है मल्टी डिसिप्लिनरी की, तो उसमें हो सकता है कि बच्चे को किसी एक डिसिप्लिन की तरफ भेजा गया, लेकिन उसको रियलाइज़ हो रहा है कि मेरा पोटेंशियल कहीं और है, मेरी लाइकिंग कहीं और है, मेरा इंटरेस्ट कहीं और है, तो वो उस डिसिप्लिन को भी उसके साथ जोड़ सकता है। तो उस अप्रोच को हम कैसे स्मूथ तरीके से वो ट्रांजिशन दे पाएँ और कि वो दोनों डिसिप्लिन में अपने को पारंगत कर पाए, ये एक बड़ा चैलेंज है। NEP में इसका प्रावधान जरूर किया गया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट हम कैसे करते हैं, ये एक बड़ा विषय है। और एक ये इसमें बहुत अच्छी पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता है, इसके सिस्टम्स प्रोसेसेस बनाने की आवश्यकता है ताकि ये चीज़ हो पाए। अभी जो कोर ब्रांचेस की बात सेक्रेटरी साहब कह रहे थे, वो कोर ब्रांचेस की बात ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम कोर ब्रांचेस को बिल्कुल बंद किए जा रहे हैं कई जगहों पे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम उसमें अब 50% पे ला रहे हैं। मेरा सुझाव उसमें ये रहेगा कि हम ये भी कर सकते हैं कि हम कोर ब्रांचेस को मर्ज करें आपस में। अब जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल, इनमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं आपस में। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकम्युनिकेशन अलग अलग बांटने के बजाय उनके सभी के बेसिक जो कोर्सेज हैं उनको हम सब्जेक्ट्स को समाहित कर लें, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और उसमें भी टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन सबको लर्न कर सकेगा। सिविल वाला बच्चा है वो आर्किटेक्चर को भी लर्न कर सकता है। इसके अलावा जो NEP में प्रावधानित है, सभी में हमको कहीं ना कहीं वोकेशनल कंपोनेंट डालने की बहुत आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा, ब्रिटिश का यह इरादा ही नहीं था यहाँ पे स्किल्स या वोकेशनल वो इम्पार्ट करना, लेकिन आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम स्किल्स को बच्चों को दें। अभी पता नहीं किसी ने कहा था कि जो हाथ से काम करने वाला और जो बैठ के काम करने वाले में वो उसको हे दृष्टि से देखा जाता है, वो बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है आज के ज़माने में। एक मैं बहुत रेलेवेंट एग्जांपल आपको दूंगा। हमारा एक ग्लोबल स्किल पार्क करके अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत एक महत्वाकांक्षी उनकी योजना है। जुलाई 23 से हम लोग उसको प्रारंभ करने का, पूरे फुल स्केल पे चालू करने का हमारा प्रयास है। और अभी हमारे यहाँ उसमें एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग की एक ब्रांच हम लोगों ने सिटी कैंपस में चालू की हुई है और उसकी 2 बैचेस हमारी निकल चुकी है। उसमें हमारे पॉलिटेक्निक के भी बच्चे आ सकते हैं, ITI के भी आ सकते हैं और इंजीनियरिंग के भी आ सकते हैं। और हमारे इनटेक में लगभग 60-40 टाइप का इंजीनियरिंग प्लस पॉलिटेक्निक और ITI ऐसा करके डिवीज़न है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो द्वितीय बैच का भी जो प्लेसमेंट हुआ है, लगभग प्लेसमेंट वहाँ 100% है। कारण ये है कि उसमें बहुत क्वालिटी एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और 70% प्रैक्टिकल है, 30% थ्योरी, वो एक अलग बात हुई। लेकिन जब प्लेसमेंट हुआ तो जो एवरेज सैलरी पैकेज आया ITI, पॉलिटेक्निक और इसमें सबका 17,000 कुछ 100 रुपये ही आया अभी, तीनों कोर्सेज का। मतलब जो 4 साल का इंजीनियरिंग करके जो बच्चा आया, जो पॉलिटेक्निक करके आया और जो ITI करके आया, तीनों की सैलरी स्ट्रक्चर सेम था। एवरेज सैलरी स्ट्रक्चर जो आया था वो सेम आया था। तो इसलिए अब स्किल्स बहुत आगे, बहुत उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ चुकी है। और स्किल्स अगर हमारे इंजीनियर साथ साथ स्किल्स का भी जो सीखेंगे, वो निश्चित रूप से उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएगा। और जो आज के देश में समय की ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे पाएँ, हमारे लोग क्वालिटी एजुकेशन के माध्यम से निकलें, उनमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हों, वो हम कर पाएंगे।
एक मातृभाषा की बात बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कही गई है। हम हमेशा से डरते रहते हैं, जैसे अभी भी ये बात आई कि साउथ में उनको जॉब नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होना चाहिए? आज हम जर्मनी, जापान, ये कंट्रीज़ को देखें जिनको हम लुकअप टू करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के लिए, टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरीज़ के लिए, इन्वेंशंस के लिए। वहाँ जाइए आप, जापानीज़ में पूरा एजुकेशन होगा, जर्मनी की जो लैंग्वेज है उसमें होगा, जर्मन में होगा। उन लोग इस बातें में कभी चिंता नहीं करते कि हमको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, उसके बिना हम इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। हमको एक एडवांटेज है डेफिनेटली कि हमको, चूँकि ब्रिटिश राज में रहे तो इंग्लिश हमारे अंदर नेचुरली आ गई, लेकिन अभी भी कई बच्चों की प्रतिभा इसी बात पे कुंठित हो जाती है कि उनको हम ज़बरदस्ती एक फॉरेन लैंग्वेज में एजुकेशन देने का प्रयास करते हैं। हमारे जो हिंदी मीडियम के या दूसरी जो प्रादेशिक लैंग्वेजेस के जो स्कूल से बच्चे निकलते हैं, उनको एक बहुत बड़ा झटका लगता है जब वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या पॉलिटेक्निक में या फॉर दैट मैटर मेडिकल कॉलेजेस में आते हैं और वहाँ देखते हैं कि वो बिल्कुल एकदम से उनका एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया पूरा। वो सब चीज़ें जो हिंदी में पढ़ते आए थे, अब उनके टर्मिनोलॉजी, सब्जेक्ट पूरा का पूरा चेंज हो गया। अब उनको पहला साल तो उस झटके से उभरने में ही लग जाता है। कई लोग उस झटके से उभर ही नहीं पाते और उनकी जो इनेट प्रतिभा है वो कहीं ना कहीं दब के रह जाती है इसमें। तो निश्चित रूप से एक बहुत सराहनीय प्रयास AICTE ने किया है। मैं देख रहा था बुक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, एक दो बुक्स मैंने पलटा के देखी, बहुत अच्छी क्वालिटी है, डेफिनेटली बहुत अच्छी क्वालिटी है। और ये बस एक चैलेंज ये आएगा, जैसे अभी RGPV में चैलेंज आया था, वहाँ पे एकेडमिक काउंसिल ने तय किया कि अगर 25% बच्चे ऑप्ट करेंगे तो हम हिंदी का कोर्स चलाएंगे। लेकिन अब उससे काम नहीं चलेगा, हो सकता है 25% बच्चे ना ऑप्ट करें। हम लोगों ने कहा कि इसको 10% कर दे, लेकिन मैं कहता हूँ उसको परसेंटेज में बांधने की आवश्यकता नहीं है। अगर 4 बच्चे भी करना चाहते हैं किसी कोर्स में, वी शुड हैव दैट अरेंजमेंट कि हम बुक्स तो हमने कर ही दी हैं, वीडियो लेक्चर का एक बड़ा प्रयास अभी RGPV में हो रहा है। इसी प्रकार से कुछ साधन हम जुटाएं कि हम जो बच्चा करना चाहता है उसको डेफिनेटली उस लैंग्वेज में हम सीखने देने का उसको अवसर प्राप्त होना चाहिए। तो कुल मिलाकर बाकी टेक्निकल सेशन अभी होंगे। मुद्दे की बात यह है कि ये वर्कशॉप इसलिए आयोजित की गई है कि इस NEP जो कि एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, बहुत इनोवेटिव पॉलिसी है और बहुत फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी है, और मैं कहूँगा आज के इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को केटर करने वाली पॉलिसी है। जो कुछ अच्छा कुछ इंटरनेशनली भी हो रहा है वो सब भी इसमें समाहित किया गया है। अब इसको इम्प्लीमेंट, कोई भी पॉलिसी उतनी ही अच्छी होती है जितना अच्छा उसका क्रियान्वयन होता है। आप कितनी भी बहुत महान पॉलिसी लिख डालें, लेकिन उसका क्रियान्वयन कमज़ोर होगा तो वो उतना ही मानी जाएगी जितना उसका क्रियान्वयन हुआ। आप सभी इसके इम्प्लीमेंटर्स हैं। एक तरफ उसका, जैसे मैंने शुरू में ही मेंशन किया कि AICTE या हायर एजुकेशन के अन्य जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो उसका एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगी, और मुझे जानकर खुशी हुई उनके उद्बोधन के माध्यम से कि वो बहुत तेज़ी से इस पर काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारा पक्ष शुरू होगा कि हम उसको एक्चुअली ग्राउंड पे कैसे लेकर आते हैं, वो आप सभी से अपेक्षित है। तो इसीलिए जो आज वर्कशॉप, वैसे चौबे जी ने 80% सक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया, मैं समझता हूँ कुछ जल्दबाजी कर दी उन्होंने। तो ये आयोजन अच्छा हो गया, लोग पार्टिसिपेट करें, लेकिन कोई कितनी गंभीरता से इसको सुनता है, सिंसियरिटी से सुनता है और उसको कितना इम्प्लीमेंट करता है, वो इसकी परीक्षा होगी कि वो कितना सक्सेसफुल हो पाया है। और जैसा उन्होंने कहा है कि मैं होमवर्क की तरफ दे रहा हूँ और आगे आपको पूछा जाएगा, तो वाकई में हम लोग आगे वाले वर्कशॉप में पूछेंगे कि आपने क्या क्या इम्प्लीमेंट कर लिया उसमें। तो कृपया इस चीज़ को समझें कि आपके स्तर से क्या क्या चीज़ें अभी इम्प्लीमेंट होनी है और उसमें आप कैसे जाके अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। समय समय पर हम इसको फिर से फॉलोअप में मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे। लेकिन एक अवसर है हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रूप में कि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में एक आमूल-चूल परिवर्तन हम लोग ला सकते हैं और उसको एक बहुत अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं, जिसमें हम एक सक्षम नागरिक हमारे बच्चे बनेंगे और जिनको अच्छा रोजगार प्राप्त होगा, उनमें विभिन्न प्रकार की स्किल्स होंगी, लाइफ स्किल्स होंगी और वो एक अच्छा नागरिक बन सकेगा। आज के इस वर्कशॉप के आयोजन के लिए मैं अपने डायरेक्टरेट को, चौबे जी को, उनकी पूरी टीम को, SC पॉलिटेक्निक सबको भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा आयोजन बहुत कम समय में किया। आई थिंक करीब 10 दिवस में इसकी तैयारी उन्होंने पूरी तरीके से सुनिश्चित कराई है इसमें, और इसके सफल आयोजन के लिए आपको बधाई। और मैं आपसे फिर से अपील करता हूँ कि इसको एक बहुत गंभीरता से आप आने वाले टेक्निकल सेशंस को भी लें और उसमें से जो ग्रहण करके जाएँ उसको निश्चित रूप से अपने संस्थानों में इम्प्लीमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, हमारे मार्गदर्शन के लिए। एक नई शिक्षा नीति में निश्चित रूप से एक शिक्षा में आमूल परिवर्तन की कल्पना की गई है, जिसके लिए एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट की आवश्यकता होगी। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय डॉक्टर रविंद्र कनेरे जी, जो कि AFRC के चेयरमैन हैं।
मध्य प्रदेश में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई है उसके भी प्रमुख हैं। इसका जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था एजुकेशन पॉलिसी का, उसमें भी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद एक टेक्निकल सेशन में उनका एक डिटेल्ड की नोट एड्रेस भी होगा। मैं उन्हें आदर के साथ अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। मंच पर विराजमान श्री त्रिपाठी जी प्रमुख सचिव और आरजीपीवी के वाइस चांसलर साहब श्री सुनील गुप्ता जी, पॉलिटेक्निक के प्राचार्य महोदय, एआईसीटी के मेंबर सेक्रेटरी और उपस्थित सभी विद्वजन, आज की जो वर्कशॉप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे याद आता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट स्वीकार किया था, उसके बाद सारी स्टेट गवर्नमेंट में इस ड्राफ्ट को भेजा गया। सभी स्टेट्स में हमेशा दो तरह के ओपिनियन रहे। एक ओपिनियन ये था कि दूसरे राज्यों को करने दीजिए, जब वहाँ इम्प्लीमेंट होगा, कुछ रास्ता बनेगा, उस पर अपन विचार करेंगे और फिर इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ राज्य ऐसे भी थे जिन्होंने ये सोचा कि किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अपने रिसोर्सेज हैं, हमारे अपने लोग हैं जो विचार कर सकते हैं, और उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। और हमारे लिए, सबके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य रहा जिसने कि इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया, और स्कूल शिक्षा में और हायर एजुकेशन में ये पॉलिसी अडॉप्ट की जा चुकी है। स्कूल शिक्षा में ईसीसी का पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश ने बनाया है पूरे देश के लिए, और उच्च शिक्षा में फर्स्ट ईयर में नया सिलेबस, नई किताबें, नई तरह से परीक्षा प्रणाली, ये सब लागू हो गई। लेकिन एक विषय जो उसमें बहुत ज़रूरी आया था, जो प्रमुख सचिव महोदय की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा मैं, जब हम लोग हायर एजुकेशन में इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट की बात कर रहे थे तो वहाँ स्कूल में और कॉलेज में ये कहा गया कि कंप्यूटर एजुकेशन होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टीचिंग होगी, 360 डिग्री से एवेल्यूशन होगा जिसमें कंप्यूटर जानने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और जो हायर एजुकेशन में जितने टेक्निकल कोर्सेज हैं उनके लिए हमको प्रोफेसर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास भी नहीं है और स्कूल डिपार्टमेंट के पास भी नहीं है। तब ये बात आई थी कि इन तीनों विभागों के प्रमुख सचिवों की एक संयुक्त बैठक होना चाहिए। जिस तरह आज ये बात आ रही है कि टेक्निकल एजुकेशन में ये कहा जा रहा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पास सब्जेक्ट के टीचर नहीं रहेंगे, ठीक इसी तरह से हायर एजुकेशन में ये बात आ रही है कि अगर हम टेक्निकल एजुकेशन देना चाहते हैं तो हम प्राध्यापक कहाँ लाएंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे हायर एजुकेशन के प्रमुख सचिव, स्कूल एजुकेशन के प्रमुख सचिव और टेक्निकल एजुकेशन के प्रमुख सचिव, इन सभी की एक संयुक्त बैठक आयोजित हो जाए, और जब हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने जाएं तो कोऑर्डिनेशन यदि पूरा रहेगा तो ये जो टीचर्स की कमी है ये हमको नहीं आएगी। दूसरी बात, जीईआर की जो बात हो रही है, तो जीईआर हमको बढ़ाना है राष्ट्रीय संदर्भ में, लेकिन वो टेक्निकल एजुकेशन के लिए उतना अभी लागू नहीं है ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि हमारे पास आज की तारीख में मध्य प्रदेश में जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं मुझे नहीं लगता कि वही सब सीट भरने वाली हैं। तो जीईआर बढ़ाने का जो टारगेट दिया गया है वो जनरल जो एजुकेशन है उसके लिए है, इंजीनियरिंग में अभी हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। एक बात आई है मातृभाषा की, तो एआईसीटी ने जो प्रयास किया है ये बहुत ही सराहनीय है कि इतनी पुस्तकें हिंदी में अवेलेबल कराई, क्षेत्रीय भाषा में कराई। एक सूचना आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मेडिकल एजुकेशन के लिए भी हिंदी में किताबें लिखने का काम प्रारंभ हो गया है, और पहले वर्ष के लिए एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी 3 किताबें हमारे मध्य प्रदेश के जो सारे मेडिकल कॉलेज हैं उनको अलॉट की गई हैं, और वो लोग सामूहिक रूप से लिख रहे हैं। जब ये बात आई कि लोग टेक्निकल एजुकेशन या मेडिकल एजुकेशन को हिंदी में या क्षेत्रीय भाषाओं में अनुमति देने पर क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि हमारे टीचर्स जो हैं या हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो गाइड करते समय उन स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप क्या कर पाओगे, कैसे कर पाओगे, क्योंकि हमारा माइंड सेटअप अभी बदला नहीं है।
ये कहना बिल्कुल गलत है, जैसा आदरणीय त्रिपाठी जी ने भी कहा कि इस आधार पे जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्ञान अलग है, भाषा अलग है। ज्ञान हम अपनी भाषा में अच्छा प्राप्त कर सकते हैं और फिर सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी तो किसी भी विदेशी भाषा को सीखें। और एनईपी में जो प्रोविज़न किया गया है वो न केवल हिंदी इंग्लिश के अलावा उन्होंने कहा फ्रेंच सीखो, जर्मन सीखो, मंडारिन सीखो, कोरियन सीखो, सब तरह की भाषा सीखी जा सकती हैं, लेकिन जो नॉलेज है वो हम अपनी मातृभाषा में ज़्यादा अच्छा प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा एनईपी का विचार भी है। दो चीज़ें और एक आई हैं कि श्री कृष्ण आयोग की जो रिपोर्ट है वो पूरी मैंने पढ़ी भी है। उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि मिनिमम मैक्सिमम जो उन्होंने शेयर की है, उन्होंने कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं, तो मिनिमम फ़ीस जो है वो इतनी हाई है कि मध्य प्रदेश में, दूसरे राज्यों की छोड़ दीजिए, मैं नहीं कहता कहाँ क्या होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर हम उसकी मिनिमम फ़ीस भी लागू करेंगे तो बच्चों की पेइंग कैपेसिटी नहीं आएगी। मेडिकल का मैं देख रहा था तो जो फ़ीस आ रही है वो करीब करीब आती है 10 लाख रुपए, और हमारे यहाँ जो मेडिकल की फ़ीस है अभी प्राइवेट कॉलेजेस में, अनएडेड कॉलेज में, वो 8 लाख से 10 लाख पे ख़त्म होती है। महाराष्ट्र में 20 लाख है, 25 लाख है। लेकिन अगर श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट एज़ इट इज़ हम लागू कर दें तो मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ के बच्चे उस फीस को अफोर्ड कर पाएंगे। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, जो जितना मैं उसको पढ़ पाया हूँ। दूसरी बात यह है कि जब हम ITI देखते हैं, पॉलिटेक्निक देखते हैं और इंजीनियरिंग देखते हैं तो इनका इंटीग्रेशन नहीं है। ये बात माननीय VC साहब ने भी उठाई है। जहाँ तक क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम का संबंध है तो आज उन्होंने क्लेरिफाई भी कर दिया है AICT की तरफ से कि हम लोकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उससे MOU कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। केवल ज़रूरत इस बात की है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये जो आइसोलेशन में जी रहे हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट बिल्कुल अलग हैं, उनका कोई तालमेल जनरल कॉलेज से नहीं है, और जो दूसरे कॉलेजेस हैं वो इन इंस्टीट्यूट्स में नहीं जाते हैं। तो ये इतना आइसोलेशन टीचर्स के बीच, स्टूडेंट्स के बीच हो गया है कि हम अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। जो फैसिलिटी टेक्निकल एजुकेशन के पास है, अच्छी लाइब्रेरी हैं, बहुत कंप्यूटर हैं, उनका एग्ज़ामिनेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम अच्छा है, उसको जनरल कॉलेज से हम उपयोग नहीं कर पा रहे। और जो हमारे दूसरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें बहुत सारे वैराइटीज़ के सर्टिफिकेट कोर्स हैं, डिप्लोमा कोर्स हैं, भाषाओं के हैं, इंडियन आर्ट्स के हैं, कल्चर के हैं, उसका उपयोग टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन यदि हो जाएगा तो हम इसको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। एक लास्ट बात ये है, पॉलिसी भी ये कहती है कि यदि हम क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो हम नहीं टिक सकते। ये बात सही है कि ऑटोनॉमी मिल जाएगी, हर इंस्टीट्यूट अपने नाम से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा जारी कर सकता है, लेकिन मार्केट में अंततः वही टिकेगा जिसकी क्वालिटी होगी। अगर केवल किसी स्टूडेंट्स के हाथ में एक कागज़ है और उसके पास स्किल नहीं है तो उसको या तो कोई जॉब देगा नहीं, और दे भी देगा तो 6 महीने बाद निकाल के बाहर कर देगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्वालिटी मेंटेन करें, अपने जो फ़ंड जनरेट उनके यहाँ हो रहे हैं उस फंड का उपयोग करके नई से नई सामग्री खरीदें, क्योंकि जब फिर रेगुलेशन के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स आते हैं तो उनके जब हम ऑडिट स्टेटमेंट देखते हैं तो उनमें नया इन्वेस्टमेंट कुछ होता ही नहीं है। बिल्डिंग बना ली, 10 कमरे बना लिए, आप संगमरमर का ताजमहल बना के उसमें पढ़ा लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन चीज़ ये है कि टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया है कि नहीं किया, और आपकी लैब कैसी है, आपके इक्विपमेंट कैसे हैं। तो इक्विपमेंट पे खर्चा नहीं कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, इक्विपमेंट के नाम पे 50 AC खरीद लिए और फीस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो इससे काम नहीं चलता है। तो बहुत सारे ऑडिट स्टेटमेंट देखने से मालूम पड़ता है कि हम क्वालिटी मेंटेनेंस पे उतना ध्यान नहीं दे रहे जिसकी कि हमसे अपेक्षा है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वर्कशॉप की सफलता की शुभकामना व्यक्त करते हुए मैं जो अगला सेशन होगा उसमें अपनी बात और डिटेल में रखूँगा। आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद सर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति में हमारा ये इनॉग्रेशन कार्यक्रम अपने समाप्ति की तरफ अग्रसर हो रहा है। हम माननीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। मैं
डॉक्टर पी के झिंगे अतिरिक्त संचालक को आमंत्रित करता हूं कि हमारे माननीय प्रमुख सचिव महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं डॉक्टर आलोक चौबे जी को आमंत्रित करता हूं कि माननीय कनेरी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं डॉक्टर कैलाश गर्ग जी को आमंत्रित करता हूं कि माननीय सुनील कुमार जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं डॉक्टर मोहन सेन जी संयुक्त संचालक को आमंत्रित करता हूं कि माननीय राजीव कुमार जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं डॉक्टर ए के जैन को आमंत्रित करता हूं कि चौबे जी और गर्ग साहब को दोनों को स्मृति चिन्ह भेंट करें। इस कार्यक्रम के अंत में, इनाग्रेशन सेशन के अंत में, मैं डॉक्टर कैलाश गर्ग जी, प्रिंसिपल एसबी पॉलिटेक्निक को आप सभी के आभार प्रदर्शन हेतु आमंत्रित करता हूं। आज के इस भव्य और शालीन दोनों तरह के जो ये अद्भुत संयोग दिखाई दे रहा है, इस कार्यक्रम में उपस्थित जो माननीय अतिथिगण हैं उनके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करूं। उसके पहले दो शब्द जरूर कहना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले आदरणीय चौबे जी महाविद्यालय में उपस्थित हुए। बट जैसा उनका स्वभाव है, गंभीर तो रहते हैं, और उनके चेहरे पे उस दिन और अधिक गंभीरता थी, और बोले यार गर्ग साहब, पीएस महोदय चाह रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा और अपन लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्या किया जाए। तो मैंने कहा सर आज्ञा कीजिए, महाविद्यालय तो आपके डिस्पोजल पर है, जैसी आपकी अनुमति होगी। बोले इसमें बहुत जल्दी कार्यक्रम करके अपन को इसी महीने करना है सारा कार्यक्रम। मुझे लगा उस समय कि ये भावना अगर शायद हमारी टीचिंग फ्रेटर्निटी से आई होती कि हमको न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे काम करना चाहिए तो ज़्यादा उपयुक्त होता। लेकिन हमारे सजग न्यायप्रिय, जिनकी न्यायप्रियता की चर्चा अक्सर होती है हमारे टेक्निकल एजुकेशन सर्किल में, ऐसे हमारे पीएस महोदय की तरफ से ही ये संदेश आया कि हमको न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे काम करना चाहिए। तो मुझे लगा कि वास्तव में विभाग का सौभाग्य है कि इस समय एक ऐसे व्यक्तित्व का नेतृत्व मिला हुआ है जो वास्तव में इस तकनीकी शिक्षा को कहीं आगे ले जा सकता है। मैं उनके प्रति, उनने इतना समय दिया, यहाँ आज उपस्थित हुए और पिछले 10 दिन से जिस प्रकार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर एक्टिविटी की जानकारी ले रहे हैं, तो इससे उनके प्रति मेरे हृदय में एक अलग भाव पैदा हुआ और मैं उनके प्रति अपने अंतरात्मा से, हृदय से अभिनंदन उनका और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आज आप देख रहे हैं अनुशासन किंतु ज्ञान के सागर कन्हेरे साहब हमारे बीच में अपना समय निकाल कर आए हैं। मैं वो अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं, मैं उनके इस कार्यक्रम में आने के लिए और यहाँ भाग लेने के लिए और आज जो समय दे रहे हैं उस सब के प्रति महाविद्यालय प्रशासन और तकनीकी शिक्षा संचालनालय दोनों की ओर से उनके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हमारे अपने बीच के डॉक्टर सुनील कुमार, उनके साथ बड़ा सौभाग्य रहा है, हमको काम करने का समय समय पर बहुत अवसर मिला। पहले भी डिफरेंट पोजीशन में वो विभाग में रहे हैं। विभाग की जितनी गहराई से जानकारी श्री सुनील कुमार जी को है उतनी कम लोगों को होगी। विभिन्न पदों पर उन्होंने कार्य किया है और अब इस तकनीकी शिक्षा को गुणवत्ता की तरफ ले जाने का बहुत बड़ा दायित्व उन्हीं के कंधों पर है। मैं सुनील कुमार जी के प्रति महाविद्यालय प्रशासन की तरफ से और तकनीकी शिक्षा संचालनालय की तरफ से उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं। प्रोफेसर राजीव कुमार
जो दिल्ली से, अब 4 दिन से हमारे यहाँ चर्चा चल रही थी, कोई AICTE से आता है कि नहीं आता है, अलग अलग चर्चाएं होती रहीं, लेकिन अंततः सुनील कुमार जी ने चौबे जी ने बताया कि प्रोफेसर राजीव कुमार स्वयं आ रहे हैं और वो इस मामले में हमको बहुत अधिक लाभान्वित करेंगे। मैं श्री राजीव कुमार जी के प्रति भी अपनी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अब ये कृतज्ञता कभी पूरी नहीं हो सकती यदि मैं कुछ नाम और ना लूँ, जैसे कि प्रोफेसर आलोक चौबे, पिछले 10 दिन से कैसा उनने हमको हिलाया है और कैसे ये काम कराया है, मैं उनके प्रति, उनकी सक्रियता के प्रति मैं मतलब नतमस्तक हूँ और उनके प्रति मैं अपना आभार व्यक्तिगत रूप से व्यक्त करता हूँ। साथ ही जब हमने ये टीम बनाई इस कार्यक्रम को करने के लिए, तो अभी आप देख रहे हैं मुकेश मिश्रा जो यहाँ एंकरिंग भी कर रहे हैं, उनका आप एंकरिंग भर मत देखिए, इस कार्यक्रम के पूरी व्यवस्थाओं को किस तरह से उन्हें संचालित किया, और उनकी बैकबोन रहे अशोक जैन, डॉक्टर अशोक जैन जो सामने बैठे हुए हैं। इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर, और डॉक्टर पारुल जैन, इन 3 लोगों ने इस कार्यक्रम को आज इस रूप में प्रकट किया है जिसमें हम लोग सबको आज लाभान्वित हो रहे हैं। मैं इन तीनों अपने साथियों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, इनके प्रति भी मैं इंडेप्टनेस फील करता हूँ। संचालनालय का सर हमको हमेशा सहयोग मिलता है, प्रोफेसर झिंगे यहाँ बैठे हुए हैं, सेन साहब बैठे हुए हैं, ढबू जी बैठे हुए हैं, ये लोग तो हमारी हर कठिनाई के समय हमारा साथ देते हैं। इनके प्रति भी महाविद्यालय, विशेष रूप से महाविद्यालय की तरफ से मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। यहाँ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और इस प्रदेश के आए हुए समस्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, इनके प्राचार्य और वरिष्ठ फैकल्टी मेंबर्स जो आज यहाँ समय दे रहे हैं और बहुत कठिनाई से आए हैं, क्योंकि 31 तारीख का जो दिन था और जिसके लिए उनके सबके पास, मेरे ख्याल से अधिकांश के पास DDO के पावर्स हैं और आज लास्ट डेट है। बड़ा संयोग और समन्वय बनाकर वो लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। उनकी कठिनाइयों के प्रति ध्यान रखते हुए और उनकी सक्रियता के प्रति मैं नतमस्तक होता हुआ उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और अंत में इस अशोक लेक व्यू होटल के प्रबंधन के प्रति, जो उनने हमारे कम समय पर और हमारी सारी समस्याओं को सुनते हुए और हमें अत्यधिक सहयोग प्रदान किया, उनके प्रति भी मैं अपनी सद्भावना व्यक्त करता हूं। और आज जो प्रेस के लोग यहाँ पर हैं, उन प्रेस के लोगों के प्रति भी उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, और वो जो इस प्रकार से हमारी इस न्यूज़ को आगे ले जाने के लिए, समाज में विस्तारित करने के लिए जो कार्य करेंगे, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सर, एक चीज़ और छूट गई है जो कह दूँ मैं, कि ये विभाग का पूरा जो सिरे से, मतलब ITI से लेकर AICTE तक सबका प्रतिनिधित्व है। GN अग्रवाल एडिशनल डायरेक्टर ITI से भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनके प्रति भी अपनी सद्भावना व्यक्त करते हुए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, आपके मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये प्रयास किया है। ये मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ये इनाग्रेशन सत्र अब समाप्त होता है।